नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। गुलबर्ग सोसाइटी दंगों में सजा का ऐलान, 11 को उम्र कैद, 12 दोषियों को 7 साल की सजा। पीड़ित करेंगे हाईकोर्ट में अपील। बीजेपी ने की कैराना मामले की सीबीआई जांच की मांग, 2 हफ्ते में लोगों को वापस लाने का विधायक संगीत सोम का अल्टीमेटम। एसपी का बीजेपी पर माहौल खराब करने का आरोप। भारत थाईलैंड के बीच संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में 2 समझौते। प्रधानमंत्री चान ओचा की नरेंद्र मोदी से मुलाकात, रक्षा और समुद्री मामलों में भी सहयोग बढ़ाने का फैसला। जम्मू कश्मीर में फिर मुठभेड़, सोपोर में 2 आतंकी ढेर। झारखंड में नक्सलियों से मुठभेड़ में सीआरपीएफ का जवान शहीद। पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में भारत, खिताब के लिए ऑस्ट्रेलिया से भिड़ंत आज। 1982 में जीता था कांस्य पदक। और आइए देखते हैं पहली खबर। बीजेपी ने कैराना पलायन मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने यूपी के राज्यपाल से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा। वहीं विधायक संगीत सोम ने लोगों की घर वापसी के लिए सरकार को 15 दिन का वक्त दिया है। समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों ने ही बीजेपी पर एक बार फिर चुनाव से पहले माहौल को खराब करने का आरोप लगाया। कैराना पलायन मामले में शुक्रवार को सियासी सरगर्मी उस वक्त बढ़ गई जब मनाही के बावजूद बीजेपी विधायक संगीत सोम ने सरधना से कैराना की ओर निर्भय यात्रा शुरू कर दी। हालांकि इलाके में धारा 144 लागू होने के कारण उन्होंने थोड़ी ही देर बाद इसे रोक दिया। हमने कानून का पालन करते हुए यात्रा स्थगित की है, लेकिन 15 दिन के अल्टीमेटम के साथ अगर 15 दिन में लोगों का पलायन वापसी नहीं हुआ, गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई, तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कैराना नहीं कहीं भी जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये चेतावनी के साथ मैं बता देता हूँ। बीजेपी का कहना है कि पार्टी ने इस यात्रा का आयोजन नहीं किया है और फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से ऐसी कोई यात्रा की घोषणा नहीं है और संगीत जी को आग्रह किया गया कि अभी इसकी जरूरत नहीं है, पहले हम लोग आगे तय करेंगे और जैसा पार्टी का निर्देश होगा उसकी प्रतीक्षा करें। उधर इस यात्रा के जवाब में समाजवादी पार्टी के अतुल प्रधान की अगुवाई में सद्भावना यात्रा को भी पुलिस ने रोक दिया। प्रशासन ने स्थिति को देखते हुए शामली और मेरठ में पहले से धारा 144 लगा दी थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने पलायन से इनकार करते हुए बीजेपी पर माहौल खराब करने का आरोप लगाया है। अब चुनाव आ रहा है, इसलिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उस माहौल को हम बिगड़ने नहीं देंगे। और यहाँ तो अब किसी ने पलायन किया ही नहीं, नौकरी अपनी रोजी रोटी के लिए गए हैं। कांग्रेस और कैराना का दौरा कर चुके वाम दलों समेत 5 पार्टियों के नेताओं ने पलायन को सांप्रदायिक रंग देने की आलोचना की। लोग यहाँ रोजगार से जुड़े हुए हैं, रोटी से जुड़े हुए हैं। पलायन अगर हुआ भी है तो उसका संदर्भ अलग है। संदर्भ को काट छांट करके अगर उसको आप मजहब और जाति के चश्मे से देखेंगे, इस मुल्क को मध्य युग में ले जाना चाहते हैं आप, कतई तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री विलेज जब जाते हैं तो बोलते हैं मैं 125 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री है, पर बयान क्या आता है कि हिंदुओं का कहां से पलायन हो रहा है। कहीं भारतीय जनता पार्टी ने ये भी पता करने की कोशिश की कि और जो यात्रा निकाली जाती है कैराना से, तो वो मुजफ्फरनगर होकर क्यों आती है। इस मामले में बीजेपी जांच दल की रिपोर्ट के बाद पार्टी नेताओं ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक से मुलाकात की और उन्हें इस बारे में ज्ञापन सौंपा है। इसमें लोगों के पुनर्वास और आपराधिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई समेत सीबीआई जांच की मांग की है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। और इस मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और आउटलुक के संपादक आलोक मेहता जी। आलोक जी, स्वागत है आपका। आलोक जी, जिस तरीके से पूरा मसला ये रहा है और लगातार बयान बदल रहे हैं पार्टियों के, खासतौर पर बीजेपी के नेता जो हुक्म से उनका स्टैंड बदलता दिखा है। कल एक और प्रतिनिधिमंडल वहाँ पर गया। क्या ऐसा लगता है कि जो वास्तविक हालात हैं, इतनी ज़्यादा राजनीति हो रही है कि अब शायद वो हालात को सामने लाना या उस पर चर्चा ही बेकार हो गई या बंद हो गई है? देखिए, ये दुखद बात इसलिए है कविंद जी कि मैं ऐसा मानता हूँ कि राजनीतिक दल थोड़ा सा जिसको राजनीतिक गरमाना चाहिए
जो पार्टी मान लो भाजपा की ही बात करें, जिसके जो पहले कहते हैं हमारे 10 करोड़ मेंबर हैं, या उससे पहले मान लो कम भी होंगे साल भर पहले, यदि कोई जिनकी पलायन की बात करते, वो लोग तब कहाँ थे? क्या वो अपने भाइयों को बचाने के लिए कि मत जाइए, अब हम आपके साथ खड़े हैं? वो कोई ऐसा इलाका नहीं है, जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों को आप कह सकते हैं कि जहाँ मजबूरी होती है। तो पहली बात तो ये है कि इस तरह से लोग छोड़े, वो कोई अपराध वहाँ हो, ये ठीक है, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश को लेकर के कई बार चर्चा होती है, वो और राज्यों में, पहले बिहार के बारे में कहा जाता था, कुछ और राज्यों कहीं पर भी बात कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में यदि नक्सली हैं तो वो एक अलग समस्या हो सकती है, लेकिन इसको सांप्रदायिक रंग देना ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति में पहले भी इस तरह के कार्ड इस्तेमाल होते रहे हैं। मुजफ्फरनगर पिछली बार जो घटना हुई थी, इस समय में पलायन को कि वो हिंदू भाग रहे हैं मुस्लिम की वजह से, ये कह करके गरमाया। अब बाद में उस थोड़े बयान को बदला भी गया है, अब उसको लॉ एंड ऑर्डर भी जोड़ दिया गया है। और अब सीबीआई, आज देखिए सीबीआई कोई घर से चला गया है, आप हम यदि मैं छोड़ करके घर 40 साल पहले यहाँ आ गया, या 10 साल पहले कोई हमारे बच्चे कहीं लंदन चले गए, तो आप उनको जबरदस्ती फोर्स करके यहाँ ले आएंगे क्या? तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के इशू बना करके समाज को प्रगति करने के लिए भी कोई गया है, हो सकता है अपने रोजगार के लिए गया है, कहीं उसको मिस्त्री का काम मिला, कुछ और किसी को टीचर का काम मिल गया, या कुछ मजदूरी का काम मिल गया। लोग हर साल छत्तीसगढ़ से पंजाब आते हैं, पंजाब से लोग कहीं और राज्यों में जाते हैं, बम्बई जाके लोग काम करते हैं। तो यदि वो अच्छे, या उनको लगा कि हाँ भाई यहाँ गांव में मेरी सीमा है, मेरे बच्चे को पढ़ाना है, हो सकता है यहाँ इतनी सुरक्षा नहीं है बच्चे के लिए, मैं इतनी मान सकता हूँ कि सबको सुरक्षा मिले, लेकिन इसकी तरह से राजनीति से लोगों को बांटने की जो कोशिश है, और अल्टीमेटम कि 15 दिन में आप लाइए उनको जो यहाँ से चले गए हैं, लोग आए और उसके बाद सरकार रोके तो आप और हम भी शायद यही यहाँ बैठ के कहेंगे। फिर ये भी हो सकता है कि वहाँ से जो लोग निकले हैं, अगर उनकी ओर से कोई एक इस तरह की दरख्वास्त आती है, वो लोग एक ग्रुप बनाकर मिलते हैं कि भाई हमें दिक्कत हो रही है, हम लोगों ने शहर छोड़ दिया, हम वापस आना चाहते हैं। और एक उस दल के लिए जो मैं कहूँ कि राज्य में सत्तासीन है समाजवादी पार्टी, उनके लिहाज से कितना मुश्किल, या फिर मैं कहूँ कि जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कि एक चुनाव को देखते हुए सभी अपने अपने तरीके से इस मसले को सेक रहे हैं, क्या उसी दिशा में दिखता है कदम? देखिए, लगता है, और इसीलिए जब कभी कभी कोई बात आती है कि समाजवादी पार्टी भी या सरकार कोई अल्पसंख्यकों को भी खुश करना चाहती, लेकिन उससे उनको तो कोई इस मुद्दे पर तो फायदा नहीं है, क्योंकि अल्पसंख्यक भी कभी ये नहीं सोचता है कि भाई हमारा यदि समाजवादी पार्टी ऐसा कहे, लेकिन ये सही है कि इससे नुकसान पूरे समाज, सरकार, पार्टियों, सबको है। थोड़ा तात्कालिक फायदा किसी को भी हो सकता है कि आप लोगों को लगे कि नहीं आप बड़े हितकारी हैं और उस समुदाय के लोग आपको ज़्यादा वोट दे दें या दूसरे समुदाय के लोग दे दें, लेकिन ये वोट के 6 महीने पहले, और अभी तो मुझे खतरा ये लगता है कि ये तो शुरुआत है, जैसे कहते चिंगारी आप डाल रहे हैं, अभी आग भड़काने की कोशिश हो सकती है, कोई दूसरा समुदाय कर सकता है कि भाई ऐसा हो रहा है, या किसी और इलाकों में भी लोगों में लगेगा कि हम यहाँ से कहीं और चले जाएं, कहीं खतरा तो नहीं है, झगड़ा बढ़ेगा तो नहीं। तो मुझे लगता है कि इसमें एक सामूहिक जिम्मेदारी पार्टियों की है। ये सवाल समाजवादी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस, किसी और पार्टी या बसपा का नहीं है। ये सवाल ये है कि आप ऐसे मुद्दे, आप बेरोजगारी की बात कहें, कानून व्यवस्था की बात करें, कुछ लोगों ने कहा भी कि लाखों लोग बुंदेलखंड से पलायन कर गए, उनकी चिंता कोई नहीं कर रहा, उनकी बात कोई नहीं कर रहा, जबकि चुनाव अगर है तो वो भी एक मुद्दा बनना चाहिए, लेकिन वो मुद्दा नहीं बन रहा है। नहीं, और देखिए ना, आप, मैंने जैसे छत्तीसगढ़ पहले कहा था, आपने बिल्कुल सही कहा, बुंदेलखंड है, आप यदि उसकी तरफ कहते हैं कि नहीं हम वहाँ पानी के लिए हम ट्रेन भेज रहे हैं, हम कुछ ये काम कर रहे हैं, तो यदि कहीं पलायन, मतलब मैं मानता हूँ, मान लो 5% ऐसा हुआ हो, तो आप उन लोगों को सुरक्षा की गारंटी, हाँ तो होम मिनिस्ट्री है, इतनी सारी रिपोर्ट्स आती हैं, आप उसको मदद करिए। यदि राज्य सरकार विफल है तो आप फोन उठा करके यदि कहें कि भाई मुख्यमंत्री जी फलाने शामली इलाके में ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, आप कुछ करिए। उसके बाद यदि नहीं करें तो हम और आप बैठ के, हमसे बुरा कौन होगा जो ये सब कहेंगे कि नहीं सरकार कुछ कर नहीं रही है, लोग जा रहे हैं, उनको मदद नहीं कर रही है। तो क्या ऐसा लगता है कि खासकर वो पार्टियां, यानी कि बीजेपी जो कि केंद्र में सत्तारूढ़ है, उसके पास दूसरे कई सारे ऑप्शन हैं, उन ऑप्शंस की बजाय ज़मीनी राजनीति या फिर ज़मीन पर इस मुद्दे को हवा देकर उसको गरमाने की कोशिश, क्योंकि संगीत सू में एक यात्रा शुरू करते हैं, उसके बाद बीजेपी उससे पल्ला झाड़ लेती है कि वो व्यक्तिगत यात्रा है, और उनसे उनसे अनुरोध किया है कि उसको कैंसिल कर दें। आखिर क्या एक असमंजस की स्थिति है या फिर असमंजस दिखाने की कोशिश है? देखिए, यदि बाबरी मस्जिद जब गिरी थी तो आप देखिए कुछ नेता दिल्ली में बैठे थे, कुछ वहाँ गए थे, तो ये बहुत एक मिला जुला एक हमेशा रहता है कि भाई देखिए मुझे तो मालूम नहीं कविंद जी क्या करने वाले हैं, मैं तो यहाँ आया था, अचानक ही कुछ कर गए हैं। तो ऐसे ही ये सही है कि एक रणनीति भी कुछ हद तक है, और ये भी मैं मानूंगा कि पूरी भाजपा ऐसी नहीं है। कोई भी पार्टी में कई लोग ऐसे हैं जो समझदार भी हैं, वो शायद इस मुद्दे के बजाय अपने काम के बल पर आना चाहेंगे। यदि वो चुनाव के मैदान में भी जाएंगे, यदि अपने इलाके में कुछ करके नहीं दिखाएंगे तो वो अपना मुंह नहीं दिखा पाएंगे, दिल्ली चुनकर के बाद भी उनको मुश्किल आएंगी। तो लेकिन हाँ, एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो सोचता है कि यदि
लोगों की भावना भड़कती है, वो दूसरी पार्टियां भी करती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बीएसपी नहीं करती होगी या दूसरी कांग्रेस के बारे में बदनाम, कुछ इलाकों में होता था, मैंने देखा है बिहार में, यूपी में कभी कभी कुछ नेता चुनिंदा ऐसे होते हैं, जैसे सोम साहब हैं। अब देखिए निकाला और वो उनकी पार्टी ही उनको कह रही है कि नहीं ये तो अभी हमने कुछ नहीं किया, अभी तो जांच की मांग कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये नरम गरम करके जिस माहौल को जो बनाया जा रहा है, ये कुछ रणनीति का भी हिस्सा है, कुछ जबरदस्ती का भी हिस्सा है। कुछ ऐसा वर्ग है जो चाहता है हम इसी के बल पर ही जीत सकते हैं। तो ये जरूर नहीं होना चाहिए। इन्हें व्यापक, क्योंकि सवाल ये नहीं कल कोई मध्य प्रदेश में बात करने लगे, कल कोई राजस्थान में बात करने लगे, तब कैसे आप मुंह दिखाएंगे? तब तो वहाँ आपकी सरकार है। बिल्कुल, वहाँ पे कल कोई आरोप लगा दे कि भाई अजमेर के इलाके से लोग जाकर के कहीं और जाने लगे हैं, तो फिर क्या करेंगे आप? यानी कि साफ तौर पर कहें कि जो एक रास्ता है संवैधानिक रास्ता, उन रास्तों की तरफ पार्टियों को या फिर सरकारों को बढ़ना चाहिए और उसके बाद राजनीति के नफे नुकसान की सोचनी चाहिए। और जनता के मुद्दे से जुड़े हुए, मैं तो ये नहीं कहूँगा वैचारिक नहीं, बल्कि आप जनता से जुड़े हुए समस्याओं को लेकर के, असली समस्याओं पर, वहाँ पानी नहीं मिला, वहाँ बिजली नहीं मिली, वहाँ कानून व्यवस्था नहीं मिली, उसके लिए उसको सॉल्व करने की दिशा में आगे बढ़े। आलोक जी बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए आपका। थैंक यू। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। हम हैं आज लुधियाना में, यानी साहिर लुधियानवी का लुधियाना। मैं पल दो पल का शायर हूँ। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाँव में गुजरने पाती तो शादाब। उनकी नजर, उनका शहर और उस शहर में हमारा सफर, देखिए सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पे। रणनीतिक रूप से अहम थाईलैंड अब रक्षा और समुद्री मामलों में भारत का सहयोग करेगा। थाईलैंड ने आपराधिक और आतंकवाद के मसले पर भी भारत के साथ मिलकर काम करने की बात कही। दक्षिण पूर्व एशिया में भारत की रणनीतिक पहुंच के लिहाज से ये बेहद अहम होगा। थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुत चान-ओचा की शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी के साथ शिखर वार्ता हुई। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग और नागालैंड विश्वविद्यालय और चियांग माई विश्वविद्यालय के बीच सहयोग से जुड़े समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इसके अलावा दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी। प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया के तहत थाईलैंड के कारोबारियों के लिए निवेश के दरवाजे खोलने का आश्वासन दिया। थाईलैंड ने भारत के व्यवसायियों को भी निवेश का न्योता दिया है। दोनों प्रधानमंत्रियों ने रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर जोर दिया। So, Prime Minister and I have agreed to force a closer partnership in the fields of defense and maritime cooperation. A partnership to meet our bilateral interests and to respond to our shared regional goal. Prime Minister Modi has agreed to encourage and support Indian business people to come to Thailand to invest, and I also will encourage the Thai private sector to come to India to invest. So we should focus on reducing barriers to trade. लोकतांत्रिक मामलों में लगातार संकट से गुजर रहे थाईलैंड ने भारत के संविधान को थाई भाषा में अनुवादित करने का फैसला किया है। दोनों देशों के बीच अगले साल राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरे होंगे। इस मौके पर दोनों देश अपने यहाँ भारत और थाईलैंड पर्व मनाएंगे। साइबर और कंप्यूटर फोरेंसिक में सीबीआई थाईलैंड के अधिकारियों को प्रशिक्षण देगी। आपराधिक मामलों में थाईलैंड भारत की सहायता करता रहा है, लेकिन रक्षा और समुद्री मसले पर सहयोग दोनों देशों को काफी करीब ले आया है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आपसी और क्षेत्रीय मसलों के अलावा वैश्विक मामलों पर भी चर्चा की। दोनों नेताओं ने लोकतंत्र के मामले में अपने अनुभवों को साझा किया और खासकर सांस्कृतिक मामलों में सहयोग बढ़ाने पर बात की। भारत ने इसके लिए थाईलैंड के नागरिकों को 2 बार आने जाने के लिए ई वीज़ा देने की घोषणा की। थाईलैंड के प्रधानमंत्री शनिवार को बोधगया जाएंगे। अहमदाबाद की विशेष अदालत ने गोलबर्ग सोसाइटी मामले में आज सभी 24 दोषियों को सजा सुनाई। कोर्ट ने 11 लोगों को उम्र कैद और 12 को 7 साल की सजा सुनाई है। वहीं इस मामले की लड़ाई कर रही जाकिया जाफरी ने फैसले पर निराशा जताते हुए इसे हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही।
अहमदाबाद की विशेष कोर्ट ने शुक्रवार को 2002 के गुलबर्ग सोसाइटी मामले में 24 दोषियों को सजा सुनाई। इनमें से 11 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इन्हें सीधे तौर पर हत्या का दोषी माना गया। वहीं 12 लोगों को 7 साल और एक शख्स को 10 साल की सजा सुनाई गई। सरकारी वकील का कहना है कि वो इस मामले में हाई कोर्ट में अपील करेंगे। जो भी एविडेंस रखा है उनको कोर्ट ने माना और मानने के बाद 24 लोगों को सजा दी गई। उन्होंने उदारता बताई है सजा देने में। इनके सामने हम जरूर हाई कोर्ट में जाकर अपील करेंगे। इस मामले की पीड़ित जकिया जाफरी ने कोर्ट के फैसले पर निराशा जताई है। उन्होंने कहा कि सभी दोषियों को उम्र कैद की सजा दी जानी चाहिए थी। वो इसे ऊपरी अदालत में चुनौती देंगी। जब ये सब कम सजा मिलने से क्या हुआ कि मेरे को तो तसल्ली नहीं हुई ना, तो मेरे को तो फिर वो तैयारी करना ही पड़ेगी। मेरे लिए तो फिर वही रद्दो मैं चलता रहेगा। गुलबर्ग सोसाइटी पीड़ितों की लड़ाई लड़ने वाली सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ ने कहा कि वो मायूस हैं, लेकिन फैसले का सम्मान करती हैं। 436 और 149 के तो उसमें भी उम्र कैद की सजा होनी चाहिए थी। तो इन दैट सेंस इट्स अ वेरी वेरी डाइल्यूटेड जजमेंट, बहुत ही मतलब वीक जजमेंट है और उसको हम जरूर अपील करेंगे। वहीं दोषियों के परिजनों का कहना है कि वो फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। हम आगे की कोर्ट में जाएंगे, कारण कि आज जो सजा दी है वो बिल्कुल निर्दोष लोगों को दिया है और जो भी यहाँ पे आरोपी थे वो सभी के सभी निर्दोष थे। 2 जून को विशेष अदालत ने इस मामले में 24 लोगों को दोषी करार दिया था और 36 लोगों को बरी कर दिया था। 28 फरवरी 2002 को हजारों लोगों की भीड़ ने अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसाइटी पर हमला किया था और पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी समेत 69 लोगों को मार डाला था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच का जिम्मा एसआईटी को सौंपा था। रविंद्र सिंह शोरान, राज्यसभा टीवी। गुलबर्गा मामले में अदालत का फैसला तो आ गया, लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोग अभी भी इस सदमे से उबर नहीं पाए हैं। कभी गुलजार रहने वाली सोसाइटी आज खंडहर में तब्दील हो चुकी है। कई मृतकों के परिजनों को आज तक मुआवजा नहीं मिला है और न ही उनके पुनर्वास की कोशिश ही नजर आई। ये हैं कासम भाई, गुलबर्ग सोसाइटी में रहते हैं। इनके परिवार के 19 लोगों की हत्या दंगाइयों ने कर दी थी। यहीं एक बंगले में इनकी मां भी रहती थी, जिनकी मौत के मुआवजे के लिए वो आज भी भटक रहे हैं। कासम की तकलीफ ये है कि 14 साल में कोई भी उन्हें राहत देने नहीं आया। यहाँ इसलिए नहीं आया कि राज्य सरकार से आज तक कोई ने भी यहाँ गुलबर्ग सोसाइटी की मुलाकात ली नहीं है और न किसी को ये आश्वासन दिया है कि भाई आप यहाँ रहो, हम आपको जो भी मदद करने का हम करेंगे। या इतना बड़ा कांड गुजरात के अंदर अहमदाबाद इस सोसाइटी में हुआ है, आज तक कोई ने भी कुछ पूछा नहीं है कि आप क्यों नहीं रहते हो, क्या वजह से, क्या आपको हम क्या मदद कर सकते हैं। ये बंगला कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी का है, जिस पर झाड़ियां उगाई हैं। और संजय के साथ संजय कुमार, राज्यसभा टीवी, अहमदाबाद। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कहा है कि टैंकर घोटाला मामले में वो किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार हैं। वहीं बीजेपी ने एसीबी से इस मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भूमिका की जांच की मांग की है। वाटर टैंकर घोटाला मामले में दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने भी एसीबी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने टैंकर घोटाले की जांच में देरी पर केजरीवाल सरकार की भूमिका की जांच की मांग की है। एसीबी ने दोनों शिकायतों की जांच शुरू कर दी है। तो इस एस्पेक्ट में भी हम जांच कर रहे हैं कि ये जो कंप्लेंट जब वहाँ पर कमेटी की रिपोर्ट आ गई थी और कमेटी की रिपोर्ट के बाद में जो एलिगेशंस लगाए विजेंद्र गुप्ता जी ने, इस मामले में भी हम जांच कर रहे हैं। उधर दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने विजेंद्र गुप्ता की चिट्ठी पर सवाल उठाए हैं। गुप्ता जी चाहते हैं कि शीला दीक्षित से ध्यान हट जाए और बाकी सारे मुद्दों पे ध्यान आ जाए। वो चाहते हैं दिल्ली का पानी बंद हो जाए, दिल्ली के टैंकर बंद हो जाएं और शीला दीक्षित के खिलाफ कुछ ना हो। शीला दीक्षित को क्यों बचाना चाहते हैं? दिल्ली सरकार ने इस मामले की रिपोर्ट उपराज्यपाल को भेजी थी, जिसे उन्होंने एसीबी को भेज दिया है। वहीं शीला दीक्षित का कहना है कि वो किसी भी जांच के लिए तैयार हैं। ये मेरा नाम इसलिए लिएगा क्योंकि मैं चेयरमैन थी उस बोर्ड की, लेकिन उस बोर्ड में कोई चेयरमैन डिसीजन नहीं लेता है, कलेक्टिव डिसीजन होता है जिसमें एक वाइस चेयरमैन भी होता है और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज उस वक्त मेंबर्स होती हैं उनके नुमाइंदे होते हैं। पिछले साल आम आदमी पार्टी सरकार ने कांग्रेस सरकार के दौरान टैंकर किराए पर लेने में गड़बड़ी की जांच के लिए कमेटी बनाई थी। कमेटी ने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर 400 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था।
और FIR दर्ज करने की सिफारिश की थी। LG केंद्र के इशारे पर काम करते हैं और ACB LG के इशारे पर। जब से केजरीवाल सरकार सत्ता में आई है तब से यही आरोप लगा रही है। अब टैंकर घोटाले मामले की जांच को लेकर ACB की शाख भी दांव पर है, क्योंकि दिल्ली सरकार की इसको लेकर की गई सिफारिश भी ACB के पास है और बीजेपी की चिट्ठी भी ACB के पास है। अब ऐसे में ACB पर निष्पक्ष जाँच का दबाव जरूर होगा। कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के सोपोर में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। सेना को इलाके में आतंकवादियों के छिपे होने की खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान आतंकियों ने गोलीबारी की, जिसकी जवाबी कार्रवाई में सेना ने आतंकियों को ढेर कर दिया। बीते 4 दिनों में सुरक्षा बलों के साथ आतंकवादियों की ये तीसरी मुठभेड़ है। वहीं दूसरी ओर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि देश की खुफिया व्यवस्था मजबूत हुई है। सुरक्षा बल लगातार आतंकवादियों के मंसूबों को नाकाम करते हुए उन्हें मार रहे हैं और आगे भी उन्हें निष्क्रिय करने का सिलसिला जारी रहेगा। झारखंड के गिरिडीह में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में CRPF का एक जवान शहीद हो गया। इसके अलावा एक जवान घायल हुआ है। मुठभेड़ के वक्त CRPF की टीम पाथलगढ़ा के जंगलों में तलाशी अभियान पर थी। इस दौरान घात लगाए बैठे नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के जवानों पर गोलीबारी कर दी। ये मुठभेड़ कई घंटे तक चली। घरेलू खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों से परेशान सरकार ने चीनी के निर्यात पर अब ड्यूटी लगा दी है। कीमतों में तेजी की आशंका के मद्देनजर सरकार ने फैसला लिया है। उम्मीद की जा रही है कि निर्यात शुल्क लगने से घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे कीमतें काबू में रह सकती हैं। खाद्य पदार्थों की लगातार बढ़ती कीमतों से परेशान सरकार हरकत में आई है। घरेलू बाजार में आपूर्ति बनाए रखने और कीमतों पर लगाम लगाने के लिहाज से सरकार ने चीनी के निर्यात पर 20% शुल्क लगा दिया है। गन्ने के सबसे बड़े उत्पादक महाराष्ट्र और कर्नाटक में सूखे की वजह से खेती पर असर पड़ने की संभावना है। पैदावार कम होने की आशंका के चलते ये कदम उठाया गया है। 6 महीने पहले 30 रुपए किलो मिल रही चीनी के दाम अभी 40 रुपए किलो हैं। एक तरफ सूखे की वजह से गन्ने की पैदावार में कमी और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी के लगातार बढ़ते दाम। लिहाजा सरकार को इस बात की आशंका थी कि व्यापारी निर्यात को बढ़ा सकते हैं। जानकारों का मानना है कि नई खेप आने के बाद कीमतें काबू में रह सकती हैं। अगर आप एक्सपोर्ट को नहीं रोकती हैं तो आपके पास जो है यहाँ पर प्राइसेस और बढ़ना शुरू हो जाएंगे। लोग यहाँ पर सप्लाई करने के बजाय एक्सपोर्ट करना पसंद करेंगे और उसमें उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये एक अच्छा कदम है। भारत ने मौजूदा व्यापारिक वर्ष में अभी तक 16 लाख टन चीनी निर्यात की है। इस साल सूखे की वजह से 25 लाख टन चीनी का ही उत्पादन हो सका। इसमें पिछले साल के मुकाबले 3 लाख टन की कमी आई है। भारत चीनी उत्पादन के मामले में विश्व में दूसरे स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर ब्राजील है। लेकिन ब्राजील से सप्लाई बाधित होने की वजह से पिछले कुछ महीनों में चीनी के दामों में करीब 50% की वृद्धि हुई है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। आज चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में भारत और ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर आमने सामने होंगे। दोनों टीमों के बीच आज फाइनल मुकाबला खेला जाना है। गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 4-2 से शिकस्त दी थी, जिसका बदला लेने और ट्रॉफी पर कब्जा जमाने के लिए भारतीय हॉकी टीम आज पूरे दमखम के साथ मैदान पर उतरी। भारत के पास पहली बार गोल्ड मेडल जीतने का मौका है। इससे पहले भारतीय टीम ने 1982 में कांस्य पदक जीता था। फाइनल मुकाबला शुक्रवार रात भारतीय समय के मुताबिक 8:15 बजे शुरू होगा। और खबरों के आखिर में कुछ और अहम खबरें संक्षेप में। देश में बने ट्रेनर एयरक्राफ्ट का आज बेंगलुरु में उद्घाटन किया गया। इस मौके पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर मौजूद थे। 2 सीट वाले हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40 को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। इसका उपयोग तीनों सेनाओं में शुरुआती ट्रेनिंग के लिए होगा। कई विवादों और खींचतान के बाद उड़ता पंजाब फिल्म रिलीज हो गई है। पहले दिन फिल्म के बारे में दर्शकों की मिलीजुली प्रतिक्रिया रही। वहीं पंजाब के कुछ शहरों में फिल्म को लेकर विरोध प्रदर्शन भी हुआ। सिनेमाघरों के बाहर सुरक्षा के लिए पुलिस को भी तैनात किया गया। गुवाहाटी में शुक्रवार सुबह से हो रही बारिश के चलते कई जगहों पर जलभराव हो गया, जिसकी वजह से शहर की यातायात व्यवस्था ठप पड़ गई। मूसलाधार बारिश के चलते कई इलाकों में घरों में पानी भर गया।
बिहार टॉपर मामले में विष्णु राय कॉलेज के प्रिंसिपल बच्चा राय को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। वहीं पुलिस ने बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद सिंह और उनकी पत्नी उषा सिंह की पटना और नालंदा स्थित संपत्तियों को जब्त करना शुरू कर दिया है। केरल में दलित लड़की से रेप और हत्या के मामले में मुख्य आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गुरुवार को पुलिस ने उसे हिरासत में लिया था। केरल के पेरम्बलूर में लॉ की 30 साल की छात्रा की 28 अप्रैल को बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी। जम्मू में धार्मिक स्थान को पवित्र करने के मामले में सोशल नेटवर्किंग साइट पर फैल रही अफवाहों को रोकने के लिए प्रशासन ने इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया है। जम्मू में 16 जून को एक धार्मिक स्थान के अपमान के बाद तनाव पैदा हो गया था। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार की प्रयास योजना रंग लाई है। इसके तहत नक्सल प्रभावित इलाकों के रहने वाले 15 छात्रों ने आईआईटी के जेईई की परीक्षा पास कर ली है। राज्य सरकार ने नक्सल प्रभावित इलाकों के छात्रों को आईआईटी जैसी परीक्षाओं के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ये स्कीम चलाई है। ओमान में काम करने वाले भारतीय नागरिक जॉन फिलिप की हत्या के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। केरल के रहने वाले जॉन फिलिप ओमान में फ्यूल स्टेशन में काम करते थे। अमेरिका ने एनएसजी समूह में शामिल देशों से भारत की दावेदारी का समर्थन करने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान बराक ओबामा ने भारत के एनएसजी में आवेदन का स्वागत किया था। चीन, ऑस्ट्रेलिया समेत कुछ देश भारत का विरोध कर रहे हैं। इजिप्ट एयर के दुर्घटनाग्रस्त विमान का दूसरा ब्लैक बॉक्स भी मिल गया है। मिस्र की जांच एजेंसी के मुताबिक इसे भूमध्य सागर से निकाला गया है। पेरिस से काहिरा जा रहा विमान 19 मई को उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद क्रैश हो गया था।